Hello students, in our last class we were discussing about इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंप्लीट कर चुके थे। जो जो हमारी उससे रिलेटेड बातें थी वो सब हम देख चुके थे, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, हम देख चुके थे। फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके थे इन किसमें, वैक्यूम में, ठीक है। इसके अलावा हम मीडियम में फाइंड आउट कर चुके थे, ग्राफ बना चुके थे, मीडियम में भी फाइंड आउट कर चुके थे, और उसके बाद हम दोनों को कंपेयर भी कर चुके थे, ठीक है। यानी कि हम ये देख चुके थे कि जो ई एम होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है ई से, ठीक है। यानी कि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आता है, ये भी हम देख चुके थे, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी देख चुके थे कि क्या क्या फैक्ट होते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इसका सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। यानी कि बहुत सारे चार्जेस रखे हों तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने कूलाम लॉ देखा था, सबसे पहले कूलाम लॉ के बारे में पढ़ा था कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनके बीच में कितना लगता है वो देखा था। फिर हमने देखा था कि जब बहुत सारे चार्जेस रखे हुए होते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था कि तब उन पर कितना कूलाम फोर्स काम करता है, वो भी देख लिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक चार्ज की वजह से हम देख चुके हैं, ठीक है। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देख चुके हैं। एक चार्ज स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो दूसरे पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी देख चुके हैं, वैक्यूम में भी देख चुके हैं, मीडियम में भी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जब बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम वही है इसका सेम, जैसे बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज रहेगी। फोर्स की जगह पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बस ये चेंज है, बाकी डायग्राम इसका सेम है, ठीक है। ओरिजिन है ये हमारा, ठीक है। कभी कभी बुक्स में 3D सिस्टम भी दिखा दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 3D तीसरे कोऑर्डिनेट में हम कुछ भी नहीं दिखाने वाले, इसलिए मैं 2D ही बना रही हूँ, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, आप 2D बना दे, 3D बना दे, ठीक है। देखिए अब आपके पास क्या है, एक चार्ज नहीं है, सिस्टम, आपने हेडिंग क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने कंसीडर कर लिया एक चार्ज है मेरे पास Q1, डायग्राम ध्यान से देखते चलना, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। एक चार्ज है आपका Q2, ठीक है, और एक चार्ज है आपका Qn, मतलब बहुत सारे चार्जेस है, मतलब Q1 Q2 डैश 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 Qn, बहुत सारे चार्ज है, डैश डैश डैश, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस पे दिखाया है। तो Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैंने सीधे ही बहुत सारे ना दिखाकर, क्योंकि उससे डायग्राम थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, मैंने nवा दिखा दिया, nth चार्ज आपको शो कर दिया, ठीक है। अब तीन चार्जेस हैं तो तीनों चार्जेस के कुछ ना कुछ पोजिशन वेक्टर होंगे विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो वो भी मैं शो कर देती हूँ आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो ये हैं, इसका ये है, यानी कि R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R3 वेक्टर। अब एक रेफरेंस चार्ज भी तो मानना पड़ेगा ना हमको, मैंने मान लिया वो है Q0, मतलब हम क्या चाहते हैं कि अब की बार हम, भाई पिछला जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, वो था हमारा कि एक चार्ज था कैपिटल Q, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट था P, जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो मैंने वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 मान लिया था। फिर इन दोनों पर फोर्स लगाकर हमने चेक कर लिया था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो हमारा KQ/r² आ गया था। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या करना है हमें, टेस्ट चार्ज तो अभी भी है, ठीक है, लेकिन अब की बार एक चार्ज ना होकर के तीन चार्ज है, Q1 Q, एक्चुअली n चार्ज है लेकिन डायग्राम में तीन दिख रहे हैं, Q1 Q2 Qn, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप कितने ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, इसलिए मैंने n लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। आप n की जगह पर 3 4 5 कितना भी ले सकते हो, ठीक है।
तो अब की बार मुझे इस Q नॉट चार्ज पर इन तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मतलब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस चार्ज Q नॉट ड्यू टू दीज चार्जेस Q1, Q2 एंड Qn। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ओके। तो इसका भी मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, स्थिति सदिश। ये लो, ये इनकी डायरेक्शन दिखा दो। इसका स्थिति सदिश मैंने बता दिया R0 वेक्टर है। समझ में आ गई बात? तो चार मैंने चार्ज दिखाए हैं और चारों ही चार्जेस के पोजीशन वेक्टर में शो कर चुकी हूँ। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट करना है, इस चार्ज Q0 पर, यानी कि ये चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया कहाँ रखा हुआ है, P पॉइंट पर। तो इस P पॉइंट पर इन तीनों चार्जेस Q1, Q2, Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। फिर हमने लास्ट जो हमने कूलाम किया था, यानी कि जो हमने कूलाम लॉ के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इन सब के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तो देखे थे, है ना। तो ये लो, Q1 और इस टेस्ट चार्ज Q0 के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, Q2 और Q0 के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और Q0 और Qn के बीच में ये। इनको मैं नाम दे देती हूँ, नाम अपन दे देते हैं इनको। क्या होगा इसका नाम, R01, इसका होगा R02, इसका होगा R0n, है ना। तो R01, R02, R0n ये सारे पोजीशन वेक्टर हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। समझ में आ गई बात? अच्छा, इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप ऐसे ही तो दिखाओगे, क्योंकि मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसकी डायरेक्शन हमेशा चार्ज से दूर होती है। ठीक है, तो Q1 की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही तो होगी, इस चार्ज से दूर। ठीक है, फिर Q2 चार्ज की वजह से Q0 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, उसकी डायरेक्शन ये लो, बाहर की तरफ होगी, यानी कि E2 वेक्टर। ठीक है, अब Qn चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये लो, बाहर की तरफ, यानी कि En। तो आपने तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी। ठीक है भाई, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ा सा छुप गया है ना, बनाते टाइम आप ध्यान रखना इसको। ठीक है भाई, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अगर डायग्राम समझ में आ रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं, बस डायग्राम ही समझना है। ठीक है आपको, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, आपने तीनों फील्ड दिखा दिए। Q1 की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इधर आ गया, Q2 की वजह से फील्ड इस पॉइंट पर इधर आ गया, और Qn की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इधर आ गया। तो E1, E2, En तीनों फील्ड हमें आराम से दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मैं डायग्राम के बारे में लिख देती हूँ। डायग्राम तो ये रहा आपके सामने। तो आप क्या लिखेंगे, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब बहुत सारे चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसकी वजह से, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P पॉइंट। ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई? अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सेम वही है जैसे कूलाम के लिए था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहता है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to a group of charges, due to a
ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी कि बहुत सारे ग्रुप हो गए, Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारे हो सकते थे, हमने Qn ले लिया, ठीक है। ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ all the electric field produced by individual charges at a पॉइंट। मतलब क्या है इसका कि ग्रुप ऑफ चार्जेस के द्वारा जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज फील्ड, यानी कि जो टोटल यानी कि नेट फील्ड होगा वो पता है कितना होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En, यानी कि जो ये E क्या है, नेट फील्ड है। नेट फील्ड मतलब दिस इज दी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, और ये होगा क्या, उन सभी चार्जेस के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा, ये कह रहा है ये पैराग्राफ। समझ में आ गए। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेस एट अ पॉइंट। समझ में आ गई। तो इन सभी की वजह से, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया मैंने, इन सभी का आप वेक्टर सम एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देखें अपने कुलाम लॉ में भी तो ऐसे ही किया था, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn आया था हमारे पास। समझ में आ गई। तो E1 कितना, E1 हम कल निकाल चुके हैं, कितना आया था, KQ अपॉन R स्क्वायर। KQ, Q कैपिटल Q था, किसकी वजह से था, कैपिटल Q की वजह से था, इसलिए कैपिटल Q आया था। E1 जो है वो किसकी वजह से है, Q1 की वजह से है, तो कितना आएगा, KQ1 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा R स्क्वायर पर डिस्टेंस कितनी है, Q1 और Q0 के बीच की R01, कल तो कितनी थी, R थी, इसलिए R लिखा था। आज कितनी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R01, तो आप क्या लिखेंगे, R01 का स्क्वायर और डायरेक्शन R01 कैप। ठीक है। E2 के लिए क्या लिखेंगे, KQ2 अपॉन, देखो Q2 और Q0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R02 है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, R02 का स्क्वायर और दिशा लिखेंगे R02 कैप, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, फिर डैश डैश डैश। E3 के लिए मैं नहीं लिख रही क्योंकि हमने डायग्राम में नहीं दिखाया, ये तो मैंने बता दिया, ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस होंगे। फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए EN के लिए, है ना। EN के लिए कितना होगा, KQN, है ना, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, Q0 और इसके बीच की R0N। ठीक है, तो R0N का स्क्वायर और R0N का कैप। समझ में आ गई बात आपको। तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कुलाम्स लॉ में भी ऐसे ही किया था। हमने बताया था सिंस A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉड A होता है, या फिर आप इसे सिंपल A भी लिख सकते हैं। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, R01 कैप को क्या लिख सकते हैं, R01 वेक्टर अपॉन R01 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे R02 के लिए, ऐसे R0N के लिए, तो हम वो काम भी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी मेरी इक्वेशन हो जाएगी, K को तो आप बाहर ही ले लो, उसका कोई काम नहीं अंदर, Q1 अपॉन R01, R0 कैप को क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे, यानी कि R01 वेक्टर अपॉन R01। ठीक है, तो स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, Q बन जाएगा, ये Q बन गया। ठीक है, ओके, प्लस Q2 अपॉन R02 का क्यूब और R02 का वेक्टर। भाई क्यूब कैसे बना, भाई R01 वेक्टर और R01 एक और आ गया ना। ठीक है, मैंने इस R01 को इस R0 के साथ कंबाइन कर लिया तो 3 हो गए। आपको इस R01 की जगह पर ये वाली वैल्यू रखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो R01 वेक्टर ऊपर बच गया, नीचे का क्यूब हो गया। सेम ऐसे ही डैश 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 कितना बच गया, Q3 अपॉन R02 R0N, है ना, इसका क्यूब और साथ में R0N का वेक्टर। समझ में आ गई। इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहें समेशन की फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं, K की जगह हम 1/4πε0 लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N, कितना, QI अपॉन R0I
का क्यूब और आर नॉट आई का वेक्टर। आप खोलो तो ज़रा, आई की जगह पर आप कंबाइन करके 1 2 3 लिखते जाएंगे। पहले 1 लिखेंगे तो पहला स्टेप आ जाएगा आर नॉट 1 का क्यूब, आर नॉट 1 का वेक्टर, फिर समेशन मतलब प्लस लगाएंगे, फिर आर नॉट 2 लिखोगे, फिर ये आ जाएगा, फिर एन वे के लिए आर नॉट एन लिखोगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आपका टॉपिक। ठीक है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि जब बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हों तो उन सारे चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, उन सभी का वेक्टर सम करके। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर इस टॉपिक को लेकर कोई इश्यू है तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूँगी। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पॉज और रिप्ले करके। ठीक है, ओके, थैंक यू।